मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले सफल नहीं होते परीक्षाओं में, डरने वाले सफल नहीं होते परीक्षाओं में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार 12th में है और जिनको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है। तो जितने भी स्टूडेंट इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि ये हिंदी का क्लास 12 हिंदी का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए स्टूडेंट, आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है। ऐसे में आपको हिंदी की ऐसी तैयारी करनी है कि आप जब 16 फरवरी को 12th हिंदी का पेपर देने जाएं तो आप 100 में, ठीक है, 100 में 95 प्लस मार्क्स लेकर आए, यानी कि सॉल्व करके आए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए। देखिए स्टूडेंट, अगर आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि डरने वाले सफल नहीं होते परीक्षाओं में। बहुत सारे स्टूडेंट डरते हैं, अरे सर तैयारी कैसी होगी, हमारा क्या होगा। देखिए स्टूडेंट, डरिए मत, क्योंकि लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। आप लोग मेहनत कीजिए, और हिंदी तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में 90 प्लस लेकर आएंगे। कमजोर से कमजोर छात्र भी 90 प्लस लेकर आए थे 2022 में। ठीक है, तो आप क्यों नहीं ला सकते। मैंने आपको बताया हिंदी में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमेशा आते रहते हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी व्याकरण के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। इस वीडियो में मैं आपको एक निबंध भी बताऊंगा कि आपको निबंध कैसे लिखना है ताकि आपको एग्जामिनर फुल में फुल मार्क्स दे, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि बस इतना पढ़ लो, अब आपके पास समय नहीं है। अब वो टाइम गया, खेलने कूदने और टहलने वाला टाइम गया। अब आपको सिर्फ क्या करना है, पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सब कुछ यहां पर दिया गया है। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 7 टॉपिक हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, 8 टॉपिक, यहां पर 8 टॉपिक, 5 टॉपिक, ठीक है, 7 टॉपिक इन 1 वीडियो, यानी कि 7 टॉपिक हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। ऐसा कोई आपको नहीं बताएगा। देखिए क्या क्या पढ़ेंगे, मुहावरे एवं लोकोक्तियां जो कि 2 नंबर का आता है, संधि विच्छेद 3 नंबर का आता है, शब्द युग्म 2 नंबर का आता है, शब्द अर्थ 2 नंबर का, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 2 नंबर का, वाक्य संशोधन 2 नंबर का, और लास्ट में हम पढ़ेंगे निबंध जो कि 9 नंबर का आता है। ठीक है, टोटल कितने नंबर क्लियर हो जाएंगे। देखिए 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11, 11 to 13, 13 और 9, 21 नंबर आपके इस वीडियो में क्लियर मैं कराने वाला हूं। ठीक है, अब देखिए कैसे हम पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे ये भी पहले समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए जो हमारे स्टार्टिंग के 6 टॉपिक हैं, 6 टॉपिक, ठीक है, स्टार्टिंग के जो 6 टॉपिक हैं इनके हम 3-3 क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी कि टोटल 18 क्वेश्चन, और एक निबंध हम पढ़ेंगे। ठीक है, निबंध हम पढ़ेंगे, इसमें हम जानेंगे कि निबंध कैसे लिखते हैं, कौन कौन से निबंध सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि निबंध के नंबर बिल्कुल फ्री में होते हैं, बस आपको हेडिंग थोड़ा अच्छे से डालना होगा। ठीक, समझ में आया। तो ध्यान से समझिएगा, काफी लॉन्ग वीडियो है, तो अच्छे से बैठिएगा, नींद आएगी तो पानी वानी पी लीजिएगा, लेकिन आपको पढ़ना है क्योंकि आपको टॉपर बनना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपने फर्स्ट टॉपिक को। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक हमारा है मुहावरे एवं लोकोक्तियां, और इसको मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं। बहुत ही सिंपल सा ये टॉपिक है, इसमें कुछ करना नहीं होता है। आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका अर्थ लिखना है और वाक्य प्रयोग करना है। ठीक है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं मुहावरे एवं लोकोक्तियां, और इंग्लिश में बोलते हैं आइडियम्स एंड फ्रेजेस। पढ़ा होगा ना, समझ में आ गया। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता था, अब पता चल गया होगा। ठीक है, देखिए मुहावरे एवं लोकोक्तियों ये हमारे बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के आते हैं। इनको कैसे करते हैं, बहुत सिंपल सा है। जैसे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है सिर ऊंचा करके चलना। आपको इतना क्वेश्चन दिया रहेगा जितना यहाँ पर लिखा हुआ है येलो से। ठीक है, सिर ऊंचा करके चलना, आपको इसका अर्थ लिखना है और वाक्य प्रयोग करना है। तो अर्थ हमने लिख दिया है स्वाभिमान से जीना। सिर ऊंचा करके चलना, इसका अर्थ होगा स्वाभिमान से जीना। ठीक है, एकदम प्राउड फीलिंग,
बढ़िया चल रहे हैं, ठीक है, ऐसे इसका मतलब होगा। वाक्य प्रयोग हेडिंग डालेंगे फिर हम, क्योंकि आपको वाक्य प्रयोग भी करना होगा। तो देखिए, आदर्श जीवन जीने वाले व्यक्ति सदैव सिर ऊंचा करके चलते हैं, ठीक है, यानी कि जो आदर्श जीवन जीते हैं वो हमेशा अपना सर ऊंचा करके चलते हैं, एकदम प्राउड के साथ, ठीक है, समझ में आया। तो ये होगा आपका पहला क्वेश्चन। इसमें देखिए सिर ऊंचा करके चलना, ये इसमें आ चुका है, देखिए सिर ऊंचा करके चलना, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन इस वाक्य में आ चुका है। तो बिल्कुल सही वाक्य प्रयोग आपका होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसमें जो हिंदी व्याकरण के क्वेश्चंस हैं, इसमें अगर आपको पूरे के पूरे नंबर लाने हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, यही एक रास्ता है। बाकी हिंदी में बहुत सारे टॉपिक है, जीवन परिचय है, कहानी है, रस छंद अलंकार है, सुभाषित तत्वराणी चैप्टर के श्लोक हैं, ये सब तो हमेशा आते हैं, इसमें तो फिक्स है आपका नंबर। खंड काव्य है, लेकिन इसमें व्याकरण में कुछ भी फिक्स नहीं होता। इसमें जितना ज्यादा क्वेश्चन आप पढ़े रहेंगे उतना ही हेल्प मिलेगी आपको बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो सिर ऊंचा करके चलना, इसका मतलब स्वाभिमान से जीना। वाक्य प्रयोग देखिए, आदर्श जीवन जीने वाले व्यक्ति सदैव सिर ऊंचा करके चलते हैं। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा चलिए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है स्टूडेंट, दूसरा है कलेजा छलनी होना। कलेजा छलनी होना इसका मतलब क्या होता है, बहुत दुखी होना। देखिए बहुत दुख होना, ठीक है, कलेजा छलनी होना यानी कि जो कलेजा है बहुत ज्यादा दुखी है, तो यानी कि बहुत दुखी होना इसका अर्थ होगा, ठीक है। वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, देखिए वाक्य प्रयोग लिखेंगे, पड़ोसी के दुर्व्यवहार को देखकर तो उसका कलेजा छलनी हो गया। यानी कि पड़ोसी के दुर्व्यवहार को देखकर, पड़ोसी जैसा दूसरे के साथ व्यवहार करती है। जैसे देखिए बहादुर कहानी आपने पढ़ा है, तो बहादुर कहानी में क्या होता है, बहादुर जब अपने घर पर रहता है तो उसकी माताजी उसके साथ दुर्व्यवहार करती हैं। जब वो बाहर चला जाता है, निर्मला के यहाँ काम करने लगता है, तो भी उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, तो उसका कलेजा छलनी हो जाता है। क्यों, बहुत दुखी वो हो जाता है कि यहाँ भी संकट, वहां भी संकट, हर जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ठीक है, होता है ना ऐसा। तो यहाँ पर कलेजा छलनी होना इसका मतलब होता है बहुत दुखी होना। वाक्य प्रयोग, पड़ोसी के दुर्व्यवहार को देखकर तो उसका कलेजा छलनी हो गया। तो ये देखिए क्वेश्चन इसमें आ गया, बिल्कुल सही वाक्य प्रयोग होगा। एक और क्वेश्चन देखेंगे, देखिए एक एक टॉपिक के हम तीन क्वेश्चंस पढ़ेंगे, लास्ट में निबंध भी पढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। 20 से 30 मिनट का वीडियो अगर आप नहीं दे सकते तो कैसे बनेंगे आप टॉपर, ठीक है। तो आपको थोड़ा पैसेंस रखना होगा, अच्छे से समझना होगा चीजों को, तभी आप समझ पाएंगे। देखिए नेक्स्ट है हमारा फूला ना समाना, इसका मतलब होगा बहुत खुश होना। अभी दुख की बात हो रही थी, अब आ गया खुश होना, ठीक है। फूला ना समाना यानी कि बहुत खुश होना, ऐसा आपने सुना होगा, वो खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा है, यानी कि बहुत खुश है वो, ठीक है। वाक्य प्रयोग हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे वाक्य प्रयोग हेडिंग डालिए, खेल प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पाकर मोहन फूला ना समाया। अब देखिए खेल प्रतियोगिता कराया गया, उसमें प्रथम पुरस्कार मोहन को मिला, तो कितनी खुशी होगी। देखिए इनाम कुछ भी हो, पुरस्कार चाहे छोटा सा एक पेन ही हो, लेकिन पुरस्कार पुरस्कार होता है, ठीक है, ना तो उसे खरीदा जा सकता है, ठीक। तो ये आपका होगा वाक्य प्रयोग। देखिए खेल प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पाकर मोहन फूला ना समाया। अब मोहन भैया खेल प्रतियोगिता में फर्स्ट प्राइज उन्हें मिला है, कितना ज्यादा नाम रोशन किया उन्होंने, भले ही उनको कुछ भी मिला हो, लेकिन प्राइज होता है, चाहे 1 रुपए का हो, चाहे वो 10 रुपए का हो, चाहे 1000 रुपए का हो, ठीक है। इनाम होता है, वो आपके टैलेंट के लिए आपको मिला है, समझ में आया। तो ये आपका हो जाएगा वाक्य प्रयोग। तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया। तो एक टॉपिक के हमने 3 क्वेश्चन पढ़ लिए। अब चलिए दूसरा टॉपिक देखते हैं। हमें 7 टॉपिक पढ़ना है, अभी तो टाइम लगेगा, लेकिन ये टाइम आपको अपनी स्टडी में देना ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए स्टूडेंट, संधि विच्छेद, इसको समझिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखिए संधि विच्छेद, संधि विच्छेद 3 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। 3 नंबर हम ऐसे तो जाने नहीं देंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है 95 प्लस, तो 3 नंबर हम कैसे जाने देंगे, तो इसको भी हम लेकर रहेंगे, ठीक है। ये हमने कसम खा रखी है, प्रॉमिस है हमारा। तो देखिए सबसे पहला है विद्याधनम का संधि विच्छेद है। आपको इसमें सही संधि विच्छेद चूज करना है कि इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। 4 ऑप्शन रहेंगे, अब सही वाला आप नहीं कर सकते चूज, यू कैन डू इट, आप करेंगे, ठीक है। देखिए आप कर सकते हैं। देखिए का है विद्याधन अध्ययनम, खा है विद्याधन अध्ययनम, गा है विद्याधन अध्ययनम, घा है विद्याधन ध्यनम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए ऑप्शन नंबर गा इसका राइट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन राइट होगा। बहुत सारे हमारे जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो क्या कहेंगे, जो कमजोर है थोड़ा सा,
मतलब शारीरिक रूप से नहीं, मेंटली, ठीक है, फिजिकली नहीं, मेंटली कमजोर हो अगर, तो वो कहेंगे अरे सर जी का वाला सही होगा, विद्या धन ध्यानम, दोनों को जोड़ दो ये हो जाएगा, या फिर लास्ट वाला सही होगा, देखिए घा वाला, विद्या धन ध्यानम, दोनों को जोड़ दो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, देखिए इसमें रूल्स है, विद्या धन अध्ययनम, देखिए विद्या में क्या है, बड़ा आ गया, ठीक है, और अध्ययनम में छोटा आ गया, ये दोनों मिलकर बड़ा आ बना लेंगे, जिसके कारण ये विद्याधनम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका गा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो इसमें थोड़ा माइंड लगाना है, ठीक है, तभी समझ में आएगा। इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूं कि क्वेश्चन जितना ज्यादा आप सॉल्व किए रहेंगे उतनी ही ज्यादा आसानी होगी आपको आगे हिंदी के पेपर में, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, भूध्रुव, भूध्रुव का संधि विच्छेद है, बोलकर देखिए कितने लोग बोल ले रहे हैं, भूध्रुव, भूध्रुव बोलकर देखिए कितने लोग बोल ले रहे हैं। आप लोग थोड़ा प्रॉब्लम तो होगी इसमें, ठीक है, लेकिन बोलने में क्या है, हमें तो सही आंसर लिख रहा है ना, बोलकर रिकॉर्डिंग करके तो देना नहीं है एग्जामिनर में कॉपी में, हमें सही आंसर लिखना है। बोलना आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आंसर लिख देंगे। का है भूधन ऊर्ध्व, खा है भूधन ऊर्ध्व, गा है भूधन ध्रुव, घा है भूधन ऊर्ध्व, ठीक है, बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा तो इसका घा वाला ऑप्शन राइट होगा, भूधन ऊर्ध्व, ठीक है, ये भूर्ध्व का सही संधि विच्छेद होगा, तो घा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नोट करते रहिए, नींद तो नहीं आ रही है, जिसको जिसको आ रही है कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है, मैं यहां से पानी वानी भेज दूंगा, पी लीजिएगा, फिर से पढ़ने लगेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो ये घा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, तीसरा देखिए हमारा है, इसके दो ही क्वेश्चन है शायद, ठीक है, तो दो ही पढ़ते हैं, क्या प्रॉब्लम है, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, अब यहां दो ही है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्टूडेंट शब्द युग्म 2 नंबर का। अब 2 नंबर हम फ्री में तो जाने नहीं देंगे, लेकर रहेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तोड़ेंगे का मतलब जब तक हम 95 प्लस नहीं लाएंगे, ठीक है, अब तोड़ना नहीं हमें किसी को, ठीक। देखिए इसका क्या होता है, जैसे फर्स्ट है परिणय, परिणय, ठीक है, इसका सही अर्थ आपको बताना होता है कि इसका सही अर्थ होगा क्या, जो पहले उसका मीनिंग पहले होगा, जो बाद में उसका मीनिंग बाद में होगा, सिंपल सा है, ठीक, समझ में आ रहा है। देखिए का है परिणाम और परिणाम, खा है परिणाम और परिणाम, गा है प्रेम और विवाह, और घा है प्रेम और परिणय, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का प्रेम और विवाह। देखिए परिणय का मतलब होता है प्रेम, किसी चीज से प्रेम करना, किसी से प्रेम करना, ठीक है, जैसे हम लोग भी अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, ठीक, सभी लोग करते होंगे, ठीक है। उसके बाद में परिणय का मतलब होता है विवाह, जैसे किसी का नाम लिखा है सूरज, परिणय, सीमा, रीमा, ठीक है, तो ये नाम होता है, मतलब इसमें नाम होता है, मतलब परिणय विवाह, ठीक है, आपने सुना होगा। तो ये परिणय, परिणय का अर्थ होगा प्रेम और विवाह, परिणय का मतलब प्रेम, परिणय का मतलब विवाह, सिंपल सा है, ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, शादीशुदा बच्चे जानते होंगे, जिनका मैरिज हो चुका है उनको पता होगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए आसक्त, आसक्त, इसका सही आंसर क्या होगा, एक आध कमेंट आप भी कर दिया कीजिए, देखते जा रहे हैं, अरे आप लोग भी सोचिए, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं तब तक आप लोग आंसर कमेंट में बता दिया कीजिए, मैं कमेंट देखता हूं, सबका देखता हूं, ठीक है, ऐसा नहीं देखता हूं, मैं सभी का कमेंट देखता हूं, तो आप लोग कमेंट करके तुरंत बता देंगे, मुझे पता चल जाएगा बच्चे जो है एक्टिव हैं, इससे पता चलता है कि हाँ स्टूडेंट एक्टिव हैं, अभी पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे तो छोड़कर चले गए होंगे, अरे छोड़ो यार क्या पढ़ना। आसक्त, आसक्त, बताइए आप लोग कमेंट करके बताया कीजिए, ठीक है। देखिए का है शक्तिहीन और मोहित, खा है कंजूस और साधु, गा है निर्बल और मोह रहित, और घा है बलवान और सख्त। देखिए आसक्त का मतलब होता है शक्तिहीन, जिसके पास शक्तियां ना हो। अब कोई शक्तिमान तो हो नहीं जाएगा, बस ऐसे ऐसे किया और उड़ गए बुड्ढे से, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। देखिए सख्त, आसक्त, आसक्त का मतलब क्या होता है, आसक्त का मतलब शक्तिहीन, जिसके पास शक्तियां ना हो। आसक्त का मतलब होता है मोहित, तो ये का वाला ऑप्शन राइट होगा, शक्तिहीन और मोहित, ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। तो जो पहले है उसका आंसर पहले होगा, और जो बाद में है उसका आंसर बाद में होगा, ये ध्यान रखिएगा, मीनिंग गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा है निस्वासर, इसका मतलब क्या होगा, निस्वासर, इसका सही अर्थ क्या होगा बताइए आप लोग, बहुत सिंपल सा है, बस आप लोग बताइए क्या होगा। निस का मतलब क्या होता है, देखिए का है रात और दिन, खा है
है प्रातः और सायं, गा है दोपहर और सायं, घा है घड़ी और प्रहर। देखिए निशि का मतलब होता है रात, ठीक है, और वासर का मतलब होता है दिन, तो रात और दिन हमें भी पता है रात और दिन क्या होता है, ठीक है, तो ये रात और दिन इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें आपको सही अर्थ चूज करके लिखना होता है। हो गया, नोट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, समझिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, 3 क्वेश्चन हमने शब्द युग्म के भी देख लिए, अब आते हैं शब्द अर्थ पर। ये क्या होता है, बहुत सारे बच्चे डर गए होंगे। देखिए इसको हम अनेकार्थी शब्द भी बोलते हैं, यानी कि एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, एक ही शब्द के कई नाम होते हैं, वही इसमें कहा गया। जैसे देखिए जीवन, जीवन को हम किन किन नामों से जानते हैं, देखिए जिंदगी, मैं यहां पर लिख रहा हूं जिंदगी, ठीक है, देखिए थोड़ा सा मैं कर देता हूं इसको, जिंदगी, ठीक है। पानी लिख सकते हैं, पानी, ठीक है, पानी, रुकिए थोड़ा, जिंदगी, पानी, ठीक है। उसके बाद में हम लिख सकते हैं आयु, आयु लिख सकते हैं, घी लिख सकते हैं, घी, परमात्मा लिख सकते हैं, ठीक है, परमात्मा लिख सकते हैं, यानी कि इसको कई नामों से हम जानते हैं। देखिए जीवन को हम जिंदगी भी बोलते हैं, जिंदगी एक किराए का घर है, ठीक है, समझ में आया, देखा होगा, सुना होगा आपने। तो जीवन को हम जिंदगी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, हमारे जीवन में बहुत परेशानी है, हमारे जिंदगी में बहुत परेशानी है, ठीक है। पानी भी लिख सकते हैं, आयु, घी, परमात्मा, ये सब हम लिख सकते हैं। जीवन के कई अर्थ होते हैं, एक ही शब्द के कई नाम होते हैं, वही हमें यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए दूसरा, देखिए दूसरा है जोड़। अब जोड़ का तो शायद बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही हो, जोड़ का मतलब क्या होता है, योग, जोड़ का मतलब होता है योग, पता होगा आप लोगों को। योग भी लिख सकते हैं, संध भी लिख सकते हैं, ठीक है, संध भी लिख सकते हैं, गांठ भी लिख सकते हैं। ये सब मैं क्यों बता रहा हूं, देखिए लिखना तो आपको 2 ही है, मैं 3 4 इसीलिए बता रहा हूं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। मेल भी लिख सकते हैं, मेल, ठीक है। तो हम जोड़ को योग, संधि, गांठ, मेल, इन सब नामों से भी जानते हैं, या समानता भी लिख सकते हैं, समानता, ठीक है। ये सब इसके कई अर्थ होते हैं, सभी को पता भी होगा। देखिए जोड़, जोड़ को हम योग भी कहते हैं, मतलब किसी चीज का योग, ठीक है, पता है ना, बहुत सिंपल से। जोड़, योग, गांठ, ठीक है, समानता, ये सब नामों से हम इसको जानते हैं, योग, संधि, गांठ, मेल, समानता, इन सब नामों को भी, इन सब नामों से भी हम जोड़ को जानते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है ज्येष्ठ। देखिए ज्येष्ठ का मतलब क्या होता है, सभी को पता है। ज्येष्ठ का मतलब होता है जो बड़ा हो, जो श्रेष्ठ हो, ठीक है, वो होता है ज्येष्ठ। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग ज्येष्ठ का श्रेष्ठ, श्रेष्ठ लिख देंगे, ठीक है, जेठ का होता है श्रेष्ठ। और सबसे बड़ा भी लिख सकते हैं, सबसे बड़े, सबसे बड़े, ठीक है। और जेठ आप लोग लड़कियां खासकर जानती होंगी, 1 महीने का नाम भी होता है। लड़कियां बहुत तेज है ना, तो वो जानती होंगी 1 महीने का नाम, यानी कि महीने का एक नाम भी होता है जिसको हम ज्येष्ठ बोलते हैं, ठीक है। बच्चे तो कम जानते होंगे, कुछ लड़के जो बॉयज हैं हमारे स्टूडेंट में, वो तो इसको कम जानते होंगे, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, ठीक है, ये सब लड़कियां बहुत ज्यादा अच्छे से जानती होंगी। किसको किसको पता है बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये होता है ज्येष्ठ का अनेकार्थी शब्द। श्रेष्ठ, सबसे बड़े, 1 महीने का नाम भी ज्येष्ठ होता है, ठीक है। हो गया, तीनों समझ में आ गए, यानी कि इसमें हमें अनेकार्थी शब्द लिखना होता है, एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, वही लिखना है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 2 नंबर का ये भी आता है। इसमें करना क्या होता है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द बताइए। जैसे इंग्लिश ग्रामर में क्या पढ़ते हैं हम, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वैसे इसमें होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बस सिंपल सा है, कुछ है नहीं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, देखिए दूसरों पर आश्रित रहने वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, जो दूसरों पर आश्रित हो पूरी तरह, उसे हम क्या बोलेंगे बताइए, पराश्रित, ठीक है, बोलेंगे ना, तो लिखेंगे यहां पर पराश्रित, पराश्रित, ठीक है। दूसरों पर आश्रित रहने वाले को हम पराश्रित बोलते हैं। हो गया, सिंपल सा है ना। तो अनेक शब्द के लिए हमें एक शब्द लिखना होता है, वो हमने लिख दिया, हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए परीक्षा लेने वाला, जो परीक्षा लेने वाला है उसको हम क्या बोलते हैं, कुछ दिन, अब 16 फरवरी को आप कभी परीक्षा लेगा, कौन लेगा, उसको हम परीक्षक बोलते हैं। परीक्षा लेने वाले को हम परीक्षक बोलते हैं एक शब्द में, तो यहां पर लिख देंगे परीक्षक, ठीक है। परीक्षा लेने वाला परीक्षक होगा, ठीक है। तो ये आपका होगा सही आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट हमारा है वह जो प्रार्थना करता है। जो प्रार्थना करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं प्रार्थी। जो प्रार्थना करता है। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जिनकी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है, वो कह रहे होंगे मेरी रक्षा करना, कैसे पास होंगे हम। मतलब वो अपने भगवान से या जो भी आप हैं उनसे वो दुआएं मांग रहे होंगे, अरे सर जी पास करवा दीजिए मुझे, इतने का लड्डू चढ़ाऊंगा, इतने का मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा। ठीक है, ऐसा सा होता है ना, कहीं कहीं होता है ऐसा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़े नहीं है, अब वो भगवान के ऊपर कह रहे हैं अरे करवा दो पास। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा, पढ़ोगे नहीं तब तक पास नहीं होगे। ठीक है, समझ में आया? भगवान तो हमारी चारों तरफ है, लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। ठीक है, बिना पढ़े तो होगा नहीं कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, देखिए वाक्य संशोधन। ये क्या होता है? वाक्य संशोधन क्या होता है बताइए? वाक्य संशोधन इंग्लिश में बोले तो सिंटैक्स। इसमें क्या होगा, वाक्य दिया रहेगा, उसमें गलतियां रहेंगी, उसको सही कीजिए, ले जाइए नंबर फ्री में। ठीक है, 2 नंबर का ये भी आता है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। मैदान में 2 गाय और 4 बकरी चर रही है। अब देखिए इसमें गलती क्या है, मैदान में 2 गाय और 4 बकरी चर रही है। देखिए बकरी 4 है तो बकरी नहीं लिखेंगे, बकरियां लिखेंगे। गाय 2 है तो गाय नहीं लिखेंगे, गायें लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि प्लूरल है, 4 और 2 है तो हम लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, लिखेंगे मैदान में 2 गायें और 4 बकरियां। ठीक है, बकरियां लिखेंगे, बकरी नहीं लिखेंगे मेरे दोस्त, बकरियां चर रही हैं, ठीक है, बस हो गया, एक ही लाइन में मैंने लिख दिया। देखिए मैदान में 2 गायें और 4 बकरियां चर रही हैं। देखिए गाय 2 है तो गायें लिखेंगे, बकरी 4 है तो बकरियां लिखेंगे। बकरी क्यों लिखेंगे, एक तो है नहीं। ठीक है, तो प्लूरल है, बहुवचन है, तो यहां पर हम इस प्रकार से लिखेंगे, बस सही है। ये वाला गलत था, ये वाला सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा देखिए, मंच पर अनेकों नेता उपस्थित हैं। मैंने आपको बताया था कहीं भी आपको अनेकों दिखे तो समझ लो गलत है। अनेकों नहीं लिखना, आपको अनेक लिखना है, क्योंकि अनेक खुद में प्लूरल है, अनेकों लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर मंच पर अनेक नेता, अनेकों नहीं, अनेक नेता उपस्थित हैं। ठीक है, तो मंच पर अनेक नेता उपस्थित हैं, कई नेता हैं, तो अनेकों नहीं लिखेंगे, कहीं भी अनेकों दिखे गलत है, अनेक लिखिए, बस हो गया। सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सही समझ में आ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें। थर्ड वन इज कौन सा है, देखिए यहां शुद्ध गाय का दूध मिलता है। देखिए गाय शुद्ध है, शुद्ध गाय का दूध, मतलब देखिए दूध के आगे शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि दूध शुद्ध मिल रहा है, गाय शुद्ध नहीं है। यहां शुद्ध गाय का दूध मिल रहा है। देखिए शुद्ध के साथ उसको रखना है जो चीज शुद्ध है, ठीक है, जिसकी विशेषता शुद्ध है, तो शुद्ध दूध मिल रहा है। तो लिखेंगे यहां गाय का शुद्ध दूध, लिखेंगे गाय का शुद्ध दूध मिलता है, बस हो गया। देखिए जो चीज शुद्ध है उसके आगे हम शुद्ध लिखेंगे। गाय शुद्ध थोड़ी ना है, हो सकता है गाय भी शुद्ध हो, लेकिन दूध यहां पर शुद्ध है। ठीक है, तो यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है, तो दूध के आगे शुद्ध लगाएंगे, क्योंकि दूध प्योर है। ठीक है, समझ में आया? तो यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है, ये सही है, ये वाला गलत, ये वाला सही हो गया। ये भी टॉपिक हो गया। 6 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर, जो कि है निबंध। ठीक है, निबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 नंबर आपको कर जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं लास्ट टॉपिक क्या है, निबंध। अब देखिए निबंध कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, पहले इसको जानिए, जानना जरूरी है। देखिए निबंध आपका 9 नंबर का आता है, अब हम क्लियर करके रहेंगे चाहे जो हो जाए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएगा, देखिए निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर भाषा शैली में निबंध लिखिए। भैया 5 निबंध सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे 5 दे दिए जाएंगे, कहा जाएगा किसी एक पर लिखिए, तो आपको लिखना होगा। ठीक है, जैसे देखिए पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, आतंकवाद समस्या और समाधान, विज्ञान वरदान या अभिशाप, भारत में बेरोजगारी की समस्या,
और कोरोना वायरस और भारतीय अर्थव्यवस्था। ये 5 ऐसे निबंध हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक निबंध इसमें और भी है, क्योंकि हमारे इंडिया की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, तो आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि की समस्या पर निबंध। देखिए, पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, सर्च करेंगे आ जाएगा, पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध शुभम लेक्चरर वीडियो आ गया, ठीक है। आतंकवाद पर भी बता चुका हूं, विज्ञान वरदान पर भी बता चुका हूं, कोरोना वायरस पर भी बता चुका हूं। तो आज कुछ नया करते हैं यार, वो सब तो मैंने पहले बता दिया है, नहीं देखा तो सर्च करके देखो, पूरा YouTube खाली है, ठीक है। या कमेंट करो, मेरे पास कमेंट बॉक्स भी खाली है, मैं बना दूंगा। आज हम पढ़ेंगे किस टॉपिक पर? देखिए, आज हम पढ़ेंगे भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, जो एक बहुत बड़ी समस्या है। जनसंख्या जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उतनी ज्यादा बेरोजगारी भी बढ़ती जाएगी और उतना ही प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। समझ में आया? तो देखिए, भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, इस पर आज हम निबंध लिखेंगे। किसी भी निबंध को लिखना है तो उसका हेडिंग इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हेडिंग प्रस्तावना और लास्ट में हमें उपसंहार जरूर हेडिंग डालना है। सबसे पहला हेडिंग हमारा होगा सुंदर सा, जिसका नाम है प्रस्तावना। ऐसे डालेंगे, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है हेडिंग, ठीक है। ऐसे आपको भी डालना है, ठीक है। अब देखिए, पहले प्रस्तावना में लिखेंगे क्या, थोड़ा जनसंख्या वृद्धि के बारे में लिखेंगे। देखिए, जनसंख्या वृद्धि की समस्या भारत के सामने विकराल रूप धारण करती जा रही है। सन 1930 से 1931 ईस्वी में अविभाजित भारत की जनसंख्या 20 करोड़ थी, जो अब केवल भारत में 139 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। देखिए, 1930 से 31 में भारत की जनसंख्या 20 करोड़ थी, आज 139 करोड़ से भी ऊपर जा चुकी है। कितना ज्यादा बढ़ चुकी है, आप ही सोच सकते हैं, 7 गुना ज्यादा, ठीक है। आगे देखिए, जनसंख्या की इस अनियंत्रित वृद्धि के कारण दो समस्याएं मुख्य रूप से जुड़ी हुई हैं। कौन कौन सी समस्याएं? देखिए, सीमित भूमि, सीमित आर्थिक संसाधन। देखिए, हमारे पास सीमित भूमि है, जमीन तो बढ़ेगी नहीं, जनसंख्या भले ही बढ़ रही है लेकिन जमीन और भारत का क्षेत्रफल नहीं बढ़ने वाला। तो जनसंख्या जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतनी ज्यादा क्या होगा, प्रॉब्लम्स होगा, ठीक है। झगड़े लड़ाई होंगे, अरे मेरा है खेत, ये मेरा, उल्टा सीधा, ठीक है। सीमित आर्थिक संसाधन भी हमारे पास। अनेक अन्य समस्याएं भी इसी समस्या से अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हैं, जैसे समस्त नागरिकों की शिक्षा, स्वच्छता, चिकित्सा एवं अच्छा वातावरण उपलब्ध कराने की समस्या। इन समस्याओं का निदान होने के कारण भारत क्रमशः एक अजायब घर बनता जा रहा है, जहां चारों ओर व्याप्त, अभावग्रस्त, अस्वच्छ एवं अशिष्ट परिवेश से किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को विचार शक्ति और उठती है, ठीक है, विरक्ति हो उठती है और मातृभूमि की यह दशा लज्जा का विषय बनती जा रही है। देखिए, जनसंख्या को नियंत्रित करना होगा, कैसे कर सकते हैं ये भी आपको भी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। जहां हम 4 लोग रहते हैं वहां सब हो जाएगा, जहां पेड़ पौधे आज लगे हैं उसको काट कर घर बना दिया जाएगा। और पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण को बचाना है तो पेड़ पौधों को भी बचाना होगा और ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने होंगे। अब जनसंख्या बढ़ती जाएगी, जमीन की कमी होगी तो क्या होगा, पेड़ पौधे कट जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, हेडिंग दूसरा डालेंगे। देखिए, कुछ समस्याएं हैं जो जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न होती हैं। जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं, देखिए प्रस्तावना हमने देख लिया। अब जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न जो समस्याएं हैं वो क्या क्या हैं, देखिए। विनोबा जी ने कहा था, जो बच्चा एक मुंह लेकर पैदा होता है वह 2 हाथ लेकर आता है। आशय यह है कि 2 लिए भूमि का अभाव हो गया है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा अभिशाप किसी देश के विकास को अवरुद्ध कर देना, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्न और रोजगार जुटाने में ही देश की जारी शक्ति लग जाती है, जिससे अन्य किसी दिशा में सोचने का अवकाश नहीं रहता। देखिए, जनसंख्या बढ़ेगी तो देश की वृद्धि कम होगी, देश का विकास कम होगा। क्यों? क्योंकि देश की जो सरकार है वो अपने नागरिकों को खिलाने में ही उनका सारा पैसा खर्च हो जाएगा, तो विकास वो कहां से करेंगे, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, नागरिकों के लिए खाद्यान्न और रोजगार जुटाने में ही देश बेकार हो जाएगा, देश जुट जाएगा, तो आगे विकास कैसे होगा। अभी मान लीजिए हम हैं अपनी फैमिली में, अब हमारी कमाई कम है, हम जो कमा रहे हैं वो क्या करेंगे, खाने पीने में लगा देंगे, ठीक है, बाकी सब में लगा देंगे, तो हमारा विकास कैसे होगा, पैसे कैसे बचेंगे, हम आगे विकास कैसे करेंगे, वही चीज यहां पर बताया जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं,
नेक्स्ट देखिए, जनसंख्या वृद्धि के कारण। आखिर वो कौन कौन से कारण है जिससे हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है? कौन सा रीजन है बताइए, सबको पता होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था द्वारा मनुष्य के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन को नियंत्रित कर व्यवस्थित किया गया। 100 वर्ष की संभावित आयु का केवल चौथाई भाग 25 वर्ष ही गृहस्थ आश्रम के लिए था। व्यक्ति का शेष जीवन शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों के विकास तथा समाज सेवा में ही बीतता था। गृहस्थ जीवन में भी संयम पर बल दिया जाता है। देखिए भैया, अगर जनसंख्या को कम करना है तो हम दो हमारे दो, यानी कि ज्यादा से ज्यादा घर में 2 बच्चे होने चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ 5-5, 10-10 बच्चे हैं। अब जितने ज्यादा बच्चे होंगे तो क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगी। तो हम 2 हमारे 2, हम 2 रहेंगे, ठीक है, और हमारे 2 भी हो जाएं, बस इतना ही काफी है। ठीक है, तो ये वाला रूल याद रखिएगा। ठीक, समझ में आया, तभी जनसंख्या वृद्धि होगी। क्योंकि पहले क्या होता था, आश्रम होते थे, उसमें साधु संत होते थे, तो आश्रम में पढ़ाई के लिए छोड़ दिया जाता था। ठीक है, तो उतना ज्यादा जनसंख्या नहीं बढ़ती थी, 1-2 बच्चे होते थे। अब तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं किसी किसी के। ठीक है, तो ऐसा इसी से नियंत्रित होगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है। इस प्रकार प्राचीन भारत का जीवन मुख्यतः आध्यात्मिक और सामाजिक था, जिसमें व्यक्तिगत सुख भोग की गुंजाइश कम थी। आध्यात्मिक वातावरण की चतुर्दिक व्याप्ति के कारण लोगों की स्वाभाविक प्रवृत्ति ब्रह्मचर्य, संयम और सादे जीवन की ओर थी। फिर भी उस समय विशाल भूभाग में जंगल फैले हुए थे, नगर कम थे। देखिए, पहले सिटी कम थे, क्योंकि देखिए क्या था, साधु संत थे, हमारे आध्यात्मिक रूप से लोग जीवन जीते थे, तो जनसंख्या कम रहती थी, तो जंगल बहुत अच्छे अच्छे थे, तब पर्यावरण प्रदूषण का कोई नामो निशान ही नहीं था। आज है, क्योंकि देखिए गाड़ी, मोटर, कारखाने ये सब चलने लगे तो पर्यावरण प्रदूषण तो बढ़ेगा ही। ठीक है, समझ में आया, तो जनसंख्या भी बढ़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ग्रामों में कृषि योग्य भूमि सीमित है। सरकार द्वारा भारी उद्योगों को बढ़ावा दिए जाने से हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग चौपट हो गए हैं, जिससे गांवों का आर्थिक ढांचा लड़खड़ा गया है। इस प्रकार सरकार द्वारा गांवों की लगातार उपेक्षा के कारण वहां विकास के अवसर अनुपलब्ध होते जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण युवक नगरों की ओर भाग रहे हैं, जिससे ग्राम प्रधान भारत शहरीकरण का कारण ही बनता जा रहा है। ठीक है, यानी कि बाहरी जो गांव के लोग हैं वो शहर की तरफ भाग रहे हैं काम के लिए, क्योंकि अब धीरे धीरे जमीन भी कम होने लगी, तो क्या करेंगे, खाने पीने के लिए, अपने पेट पालने के लिए तो कुछ करना ही होगा, तो बाहर जा रहे हैं शहर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, इसके अतिरिक्त बाल विवाह, गर्म जलवायु, रूढ़िवादिता, चिकित्सा सुविधाओं के कारण मृत्यु दर में भी कमी आदि की जनसंख्या वृद्धि की समस्या को विस्फोटक बनाने में सहायक हुए हैं। देखिए, बाल विवाह, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बच्चे 18 साल के हुए नहीं, 19 साल के, 20 साल के, उनका साथ विवाह कर दिया गया। अब वो कुछ करने लायक नहीं है, पापा कमा रहे हैं, बैठकर बच्चा खा रहा है, ठीक है, और वाइफ है घर में, अब वो क्या करेगा। देखिए, जब तक बच्चा अपने पैरों पर ना खड़ा हो जाए तब तक उसका विवाह नहीं करना चाहिए। छोटे से कर देंगे, फिर वो क्या खिलाएगा, आप ही से मांगेगा। पिताजी और माताजी अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं जो बाल विवाह करवा रहे हैं। बाल विवाह नहीं होना चाहिए, जब तक बच्चा 18+ या 20+ ना हो जाए नहीं करना चाहिए। ठीक है, गर्म जलवायु, देखिए वातावरण प्रदूषित हो रहा है, जिससे हमारी जलवायु भी गर्म हो रही है, तो गर्म जलवायु होगी तो थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा ही। ठीक है, समझ में आया, तो ये सब ध्यान देने वाली चीजें हैं, इसको मजाक में मत लीजिएगा। देखिए, कोई चीज मजाक में मत लीजिए। आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बायो जब पढ़ते हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं तो उनको हंसी आती है, अरे यार ये क्या पढ़ा रहे हैं, मानव जनन पढ़ा रहे हैं, ये क्या पढ़ा रहे हैं सर जी। ठीक है, तो हंसिए मत, वो सब स्वाभाविक चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा, वो सब कोई कहने वाली बात नहीं है। नहीं पढ़ेंगे, जानकारी ही नहीं होगी आपको, कैसे क्या करेंगे फिर, क्योंकि बायोलॉजी में चैप्टर है, क्या छोड़ देंगे आप, उसको पढ़ना पड़ेगा। तो हंसिए मत, वो सब आपको जानने वाली चीजें हैं। डॉक्टर आप कब बनेंगे, जब आपको अपने बॉडी के बारे में पता होगा क्या क्या होता है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए क्या है स्टूडेंट, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय, कुछ उपाय हैं जिससे हम जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या जो लगातार बढ़ रही है उसको नियंत्रित कर सकते हैं। वी कैन कंट्रोल, हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, देखिए, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का सबसे स्वाभाविक और कारगर उपाय तो संयम या ब्रह्मचर्य है। देखिए, सबसे कारगर उपाय है ब्रह्मचर्य। ठीक है, यानी कि सेक्सुअल जो रिलेशंस होते हैं उसको कम करना होगा। ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे घर में हो, ज्यादा से ज्यादा, बस जनसंख्या ऐसे ही नियंत्रित हो जाएगी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं कर रहे हैं लोग। ठीक है, आगे देखिए, इससे नर नारी, समाज और देश सभी का कल्याण है, किंतु वर्तमान भौतिकवादी युग में जहां अर्थ और काम ही जीवन का लक्ष्य बन गए हैं, वहां ब्रह्मचर्य पालन आकाश कुसुम हो गया है। फिर सिनेमा, पत्र पत्रिकाएं, दूरदर्शन आदि प्रचार के माध्यम से भी वासना को उद्दीप्त करके पैसा कमाने में लगे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं
जो सेक्सुअल के बारे में बताते हैं, ठीक है, उसके बारे में, पैसा कमाने के लिए, उससे बच्चे और ज़्यादा थोड़ा उत्तेजित होते हैं तो उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए, यही सब इसमें बताया जा रहा है। हंसिए मत, कुछ लोग हंस रहे होंगे, मजा ले रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पढ़िए, समझिए अपने जीवन के बारे में कि कैसे हम अपने देश को बचा सकते हैं, अपने विश्व को कैसे बचा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हमें रहना है तो हमें कुछ तो करना ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते, नेक्स्ट देखिए, उधर अशिक्षा और बेरोजगारी इसे हवा दे रही है। फलतः सबसे पहले आवश्यकता यह है कि भारत अपने प्राचीन स्वरूप को पहचान कर अपनी प्राचीन संस्कृति को उज्जीवित करे। प्राचीन भारतीय संस्कृति जो अध्यात्म प्रधान है के उज्जीवन से लोगों में संयम और स्वाभाविक प्रवृत्ति बढ़ेगी, जिससे नैतिकता को बल मिलेगा और समाज में विकराल रूप धारण करती आपराधिक प्रवृत्तियों पर भी स्वाभाविक अंकुश लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस सबको देख लीजिएगा इतना ज्यादा, क्योंकि कितनी ही वैश्विक, पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय समस्याएं व्यक्ति के चरित्रों में से हल हो सकती हैं। भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए अंग्रेजी की शिक्षा को बहुत सीमित करके संस्कृत और भारतीय भाषाओं के अध्ययन अध्यापन पर भी विशेष बल देना होगा। यानी कि जो अंग्रेजी हम लोग पढ़ रहे हैं इसको पढ़िए, इसके साथ संस्कृत भी पढ़िए, ठीक है, जरूरी है पढ़ना। कितने लोग पढ़ लेते हैं, बहुत सारे लोग तो संस्कृत पढ़ ही नहीं पाते होंगे, पढ़ने बैठे अयम अयो अयम रे पढ़ नहीं पाते, थोड़ा प्रॉब्लम होता है संस्कृत में, लेकिन इस पर बल देना चाहिए, पढ़ना चाहिए संस्कृत को, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए यहां पर जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए लड़कियों की विवाह योग्य आयु बढ़ाना भी उपयोगी रहेगा। साथ ही समाज में पुत्र और पुत्री के सामाजिक भेदभाव को कम करना होगा। पुत्र प्राप्ति के लिए संतानोत्पत्ति का क्रम बनाए रखने की अपेक्षा छोटे परिवार को ही सुखी जीवन का आधार बनाया जाना चाहिए तथा सरकार की ओर से संतति निरोध का कड़ाई से पालन कराया जाना चाहिए। यानी कि छोटा परिवार होना चाहिए, ठीक है। मैंने बताया था हम दो, हमारे दो, चार हो गए, बस हो गया, ठीक है, ये सब। और जो बाल विवाह है उस पर कंट्रोल करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अब आते हैं यहां, देखिए थोड़ा बड़ा तो लिखना ही पड़ेगा, निबंध है, थोड़ा बहुत आप कम करके लिखिएगा, इतना बड़ा मत लिखिएगा, मैंने बता दिया है, जितना आपके पास टाइम होगा वैसा लिखिएगा। देखिए, जहां तक परिवार नियोजन के कृत्रिम उपायों के अवलंबन का प्रश्न है, उनका भी सीमित उपयोग किया जा सकता है। वर्तमान युग में जनसंख्या की अति त्वरित वृद्धि पर तत्काल प्रभावी नियंत्रण के लिए गर्भ निरोधक औषधियां एवं उपकरणों का प्रयोग आवश्यक हो गया है। परिवार नियोजन में देसी जड़ी बूटियों के उपयोग पर भी अनुसंधान चल रहा है। सरकार ने अस्पतालों और चिकित्साओं में नसबंदी की व्यवस्था की है तथा परिवार नियोजन से संबंध कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए केंद्र एवं राज्य स्तर पर अनेक प्रशिक्षण संस्थान भी खोले हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर, जो है उपसंहार। उपसंहार में थोड़ा लिखना होता है कैसे कंट्रोल करेंगे। देखिए, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का वास्तविक स्थायी उपाय तो सरल और सात्विक जीवन पद्धति अपनाने में ही निहित है, जिसे प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को ग्रामों के आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे ग्रामीणों का आजीविका की खोज में शहरों की ओर पलायन रुक सके। वस्तुतः ग्रामों के सहज प्राकृतिक वातावरण में संयम जितना सरल है उतना शहरों के घुटन भरे आडंबर युक्त जीवन में नहीं, ठीक है। बस हो गया हमारा निबंध, ठीक है, ये भी 9 नंबर का आएगा। तो यहां पर हमारा निबंध भी हो गया 9 नंबर का। तो जितने भी टॉपिक थे, टोटल कितने टॉपिक थे, टोटल 7 टॉपिक थे। मैंने आपको निबंध भी बताया कैसे लिखना होगा। पहला हेडिंग प्रस्तावना, लास्ट हेडिंग उपसंहार होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया 12th हिंदी व्याकरण के कितने टॉपिक, टोटल मैंने आपको बताया 7 टॉपिक्स, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आगे भी मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाता रहूंगा और बहुत सारे वीडियो में प्रोवाइड करवा चुका हूं। तो आज का ये इंटरेस्टिंग सेशन यहीं पर फिनिश होता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।